हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये डायलॉग आपको पता ही होगा, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी का है। लेकिन अब छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। तो ऐसी एक बड़ी बात हो गई 3 दिन पहले, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो हमें ये जानना होगा अपने आप में कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या चीज़ है और वो क्या वजह रही होंगी जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि हमें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से पहले भी एक कॉमन टर्म पता होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल फंडिंग। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल फंडिंग क्या चीज़ है? ठीक है ना। पॉलिटिकल फंडिंग आप जानते ही हैं कि कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो राजनीतिक दल हैं यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको उनके जो शुभार्थी लोग हैं, कोई व्यक्ति विशेष या कॉरपोरेट जगत, राजनीतिक दलों को चंदा देता है या फंड देता है, जिसका इस्तेमाल वो अपने एक्सपेंसेस के लिए करते हैं, चाहे वो इलेक्शन के कैंपेन्स हों, ठीक है, चाहे और कोई चीज़ें हों, उसका इस्तेमाल वो उसमें करते हैं। तो पॉलिटिकल फंडिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जब ये स्कीम इंट्रोड्यूस करी गई होगी 2017 में, उससे पहले भी ये सारे कार्यक्रम काम कर रहे थे। पॉलिटिकल फंडिंग पहले से ही चल रही है। अब उसको एक स्ट्रक्चर्ड रूप देने के लिए 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने इस बिल को प्रस्तुत किया 2017 में, और 2018 में इसकी शुरुआत कर दी गई। ठीक। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, जो ये रही आपके सामने। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, these were interest fee bearer instrument which citizens or corporations could purchase from the SBI। ठीक। ये ऐसे बॉन्ड्स हैं जो व्यक्ति विशेष कोई भी या कॉरपोरेट घराने में से कोई भी, जो कॉरपोरेट हमारे हाउसेस हैं, बड़े बड़े हाउसेस, रिलायंस, टाटास, मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ खाली आपको, वो इसको एसबीआई से परचेज कर सकते हैं, सिर्फ एसबीआई से, और किसी बैंक में ये सुविधा मौजूद नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टीज, जो उनकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको डोनेट कर सकते हैं। ठीक। टू फंड इलेक्शन एक्सपेंसेस जो खर्चे हैं उसको मीट आउट करने के लिए फंड किया जा सकता है। दे वर इंट्रोड्यूस इन 2017 यूनियन बजट बाय देन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। पर्पस क्या था? टू क्लींस द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग इन द कंट्री। यानी कि अब तक, यानी कि 2017 तक जो पॉलिटिकल फंडिंग चल रही थी, उसको क्या करना है? साफ सुथरा करना है। क्यों करना है? सो दैट टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्टोरल फंडिंग इन इंडिया, जिससे कि इलेक्टोरल फंडिंग वाला जो कार्यक्रम है इसमें पारदर्शिता लाई जा सके। इस चीज़ को ध्यान में रखकर तत्कालीन वित्त मंत्री ने इस स्कीम को प्रस्तुत किया था। ठीक। इससे पहले हमें एक चीज़ और पता चलती है कि जो सेक्शन 29B है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, उससे हमको पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक, कोई भी सिटीजन ये पॉलिटिकल फंड कर सकता है और पॉलिटिकल पार्टीज ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। ठीक। और जो 29C, सेक्शन 29C जो है आरपीए का, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट का, इसमें यह है कि अगर 20,000 से ज़्यादा के डोनेशंस मिलने शुरू हो रहे हैं तो उसकी जानकारी पॉलिटिकल पार्टी को देनी होती है। ठीक। यानी कि पॉलिटिकल फंडिंग का जो सिस्टम है वो इस स्कीम से काफ़ी पहले से ही इंडिया में स्टेब्लिश था। इंडिया में ही क्यों, अगर हम ये पता लगाने की कोशिश करें कि क्या भारत से अलावा दूसरे देशों में भी पॉलिटिकल फंडिंग होती है, तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल होती है। अमेरिका में से कैंपेन फाइनेंसिंग कहते हैं। पॉलिटिकल फंडिंग को अमेरिका में कैंपेन फाइनेंसिंग का भी नाम दिया जाता है। यानी कि वहाँ भी सरकारें इस प्रकार के पॉलिटिकल फंड्स एक्सेप्ट करती होंगी। तो ये कोई नई बात नहीं है पॉलिटिकल फंडिंग। ठीक। तो ये चीज़ चर्चा में इसलिए आ गई है अचानक से क्योंकि 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट ने शायद इसलिए किया होगा इस चीज़ को असंवैधानिक घोषित, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसपेरेंसी कम नज़र आ रही है और इसका अनुचित लाभ ज़्यादा नज़र आ रहा है।
क्यों? क्योंकि ये हमारे जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 19(1)(a) का जो उसमें उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये उसका उल्लंघन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का। कि आखिर वोट देने वाले व्यक्ति को ये पता तो होना ही चाहिए ना कि किससे कितना फंड पॉलिटिकल पार्टी को मिला है। मैं इस समय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। ओके, तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया है। और इसी वजह से ये सारी चीज़ें सुर्खियों में बनी हुई हैं। और हम कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के बाद इलेक्शन की डेट मुकम्मल की जानी थी, उससे पहले ये जो फैसला आता है तो हम कह सकते हैं जो सत्ता पक्ष है उसके लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उसी के द्वारा ये स्कीम लाई गई थी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसका लाभ सिर्फ उसी को मिला हो, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी फंड्स इसी की स्कीम के जरिए मिले हैं। लेकिन असमानता बहुत ज़्यादा है। सत्ता पक्ष को सबसे ज़्यादा लाभ मिला है इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का। ठीक, उस समय भी जब ये स्कीम लाई गई थी तो इसको क्रिटिसाइज किया गया था, कई महकमों में किया गया था इसको क्रिटिसाइज, लेकिन सरकार ने उसको दरकिनार करते हुए इसको लागू किया। फाइनेंस मिनिस्टर ने आरबीआई से भी सलाह मांगी थी, लेकिन आरबीआई इस चीज़ को लागू करने के लिए हामी दर्ज नहीं कर रहा था। एक तरीके से कह सकते हैं कि आरबीआई के द्वारा दी गई जो सलाह थी उसको नज़रअंदाज किया सरकार ने, और जल्दीबाजी में हम कह सकते हैं कि इस स्कीम को लागू किया 2018 में। तब से लेकर अब तक, यानी कि 2022 तक के आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं, जिससे हमको पता चलता है कि अब तक कितनी इसकी क्या हो चुकी है, सेल परचेज हो चुकी है। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू एस्टीमेट अ टोटल ऑफ 18,299 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और बेचे गए हैं, कह सकते हैं, या परचेज किए गए हैं और उसको रिडीम किया होगा पॉलिटिकल पार्टीज ने, जिसकी कीमत कितनी है 9,857 करोड़ रुपए, और सक्सेसफुली ट्रांजैक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम मार्च 2018 टू अप्रैल 2022। तो हमको ये पता चलता है कि इसका सर्वाधिक लाभ किसको मिला, सत्ता पक्ष को मिला होगा। लगभग 90% का फायदा उसी को मिला है। तो ये एक झटका कह सकते हैं जो इस समय सत्ता पक्ष में, जो इस समय जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है, अर्थात बीजेपी। आगे देखते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट फंक्शंस लाइक अ प्रोमिसरी नोट, और इसमें 5 कैटेगरीज हैं, 1,000 की, 10,000 की, 1,00,000 की, 10 लाख की, 1 करोड़ की, और इसमें कोई लिमिट नहीं है। 1 करोड़ वाले कितने बॉन्ड परचेस किए गए इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। 10 लाख वाले कितने परचेस किए गए इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, गोपनीयता बनाने के लिए ये सारी चीज़ें करी गई होंगी। ये सारे जो बॉन्ड्स हैं ये कहाँ से मिलेंगे खरीदने वाले को, एसबीआई से, और कोई बैंक और किसी बैंक को ये सुविधा नहीं दी गई है। जब बॉन्ड परचेस कर लिया गया, जाहिर सी बात है कि मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ का बॉन्ड खरीदा एसबीआई से, तो उस 1 करोड़ वाले बॉन्ड को, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में खरीदा गया हो, उस पॉलिटिकल पार्टी को 15 दिनों के भीतर ही उसको रिडीम करवाना होगा। ये है, उसके बाद नहीं तो वो पैसा गायब, पैसा खत्म हो जाएगा वो। तो जाहिर सी बात है कि इन 15 दिनों के अंदर जिस पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये फंड पहुंचे होंगे उसको रिडीम करवाया होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ जान लेनी जरूरी और है कि रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 के अनुसार 1% वोट जिसको पिछले इलेक्शन में मिले हैं, सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी इस बॉन्ड को परचेज कर सकती है या इस बॉन्ड को रिडीम कर सकती है, और कोई नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो जान लेना जरूरी है। गवर्नमेंट, अच्छा ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि गवर्नमेंट ओवरलुक द आरबीआई कंसर्न एंड वेंट अहेड विद द अनाउंसमेंट इन बजट 2017। तो ये बात हमको पता चल गई कि क्यों आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित किया। इसीलिए किया कि इसमें ट्रांसपेरेंसी कम और झमेला इसमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। क्या कह सकते हैं कि इसमें किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा फायदा ऐसा दिख रहा है जो हुआ होगा। इसका विरोध कई महकमे में किया गया था, उस समय की विपक्ष कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया था। तो हम कह सकते हैं सत्ता पक्ष इसके लिए क्या प्रतिक्रिया देता है, आपने सुन ही लिया होगा रविशंकर प्रसाद जी को कि हाँ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन वो ये भी उसमें लिखते हैं
कि जो उद्देश्य था इसका वो यही था कि ट्रांसपेरेंसी ही को ही लाना था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स को। ठीक, आने वाले समय में हम देखते हैं कि सरकार कितना बैकफुट में जाती है या किस तरीके से अपने आप को डिफेंड कर पाती है। जिसको सबसे कम फंड्स मिले होंगे, जाहिर सी बात है कि उसने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि चुनाव से ठीक पहले जब चुनाव की डेट घोषित करने वाली थी, तो उसके ठीक पहले जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये एक झटका है किसके लिए? पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में इस समय है। ठीक, तो ये खबर कोई इतने जल्दी गायब नहीं होने वाली है, ये बनी रहेगी काफ़ी लंबे समय तक। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि अब वो अपने बॉन्ड को रिडीम करने के लिए नहीं करेगा जो उसके पास खरीदे जा चुके हैं, और 2018 से लेकर 2022 तक का ब्यौरा मांगा है कि किसने खरीदा, कितनी फंडिंग हुई, और उसे जो ब्यौरा एसबीआई के द्वारा दिया जाएगा वो इलेक्शन कमीशन को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में डालना होगा ताकि चीज़ें स्पष्ट हो सकें। तो जाहिर सी बात है कि ये सत्ता पक्ष के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। ओके, तो इस खबर में बने रहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दुनिया के जो बाकी जो देश हैं उनके पॉलिटिकल फंड सिस्टम, उनके पॉलिटिकल फंडिंग के बारे में भी आप समझिए, खासतौर पे यूएसए का, तो आपको काफ़ी और चीज़ें पता चलेंगी इस चीज़ से संबंधित। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। 17 मार्च को एग्ज़ाम है ही यूपीपीसीएस प्री का, और फिर मई 28 मई को यूपीएससी का प्री भी है। तो 28 मई में तो अभी थोड़ा समय है, तो हो सकता है यहाँ से कुछ चीज़ें बन के आ जाएं। ओके, तो इस खबर को देखते रहिए और देखिए ये खबर कितनी दूर तक चलती है। थैंक यू, और बने रहिए सिविल सर्विस के साथ। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।